वह कॉलेज पूरा हलचल से भरा हुआ था। प्रिंसिपल, प्रोफेसर और बाकी सभी लोग इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे। आदि अब तक सभी को परेशान करके रखा हुआ था। तभी वहाँ कौशिक आया और उसने आदि को शांत किया। बाहर से देखने वालों को तो कौशिक आदि का पिए ही लगता, लेकिन असल में आदि का पहला और इकलौता दोस्त, उसका सबसे करीबी और जान से भी प्यारा दोस्त कौशिक ही था। इसलिए आदि उसे हमेशा अपने साथ रखता था और दोस्ती की इसी डोर से बंधकर कौशिक भी उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था। जैसे ही यह परेशानी सामने आई, आदि ने सबसे पहले कौशिक को ही फ़ोन किया और वह तुरंत वहां आ पहुंचा। तब तक आदि ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी तरह से संभाल लिया था। कौशिक ने आते ही जबरदस्ती उसे एक जगह बैठाया और खुद कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे चेक करने चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस रास्ते से अभी लॉबी से बाहर गई थी, वहाँ का कैमरा 2 दिन पहले ही खराब हो चुका था। इसलिए अभी किस रास्ते से गई इसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कॉलेज था और वहाँ लगभग 100 से भी ज़्यादा कैमरे लगे हुए थे। इसलिए उन सभी की जांच करने में काफ़ी समय लग रहा था। सबसे पहले उन्होंने यह जांचा कि क्या अभी कॉलेज से बाहर गई थी या नहीं। वो गेट के पास लगे कैमरों की जांच कर रहे थे, लेकिन वहाँ लगभग 30 कैमरे थे। कॉलेज में 4 गेट होने के कारण सिर्फ गेट्स के आसपास ही इतने सारे कैमरे लगाए गए थे। अभी के दोस्त वहाँ मौजूद लोगों को उसकी तस्वीर दिखाकर पूछताछ कर रहे थे। इतनी देर से यह जांच आदि ही कर रहा था। हर किसी से सख्ती से पूछताछ हो रही थी। आदि के चेहरे पर आई हिंसक गुस्से की लकीरों को देखकर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे बैठने के लिए कहकर बाकी लोग अपनी खोज में लगे रहे। भले ही अभी आदि की पत्नी थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि पूरा कॉलेज उसे जानता ही होगा। हाँ, बहुत से लोग उसके बारे में सुन चुके थे, लेकिन उसके चेहरे से वाकिफ नहीं थे। इसलिए वे सभी से पूछताछ कर रहे थे, खासकर उसके करीबी दोस्तों से। आदि के पास कायल आई। भाई, आप टेंशन मत लीजिए, वह कहीं नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी, बेवजह डरिए मत, उसने भरोसे से कहा। नहीं रे, मुझे बिजनेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत दुश्मन है। अगर किसी ने मुझसे बदला लेने के लिए अभी को कुछ कर दिया तो आदि चिंता में डूबा हुआ बोला। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, आपको बस हिम्मत रखनी चाहिए, कायल ने समझाया। तभी भीड़ को देखते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति कायल के पास आए। क्या हुआ कायल, सब लोग किसे ढूंढ रहे हैं? वो हमारी अभी है ना दादा, पता नहीं वो कहाँ गई। लैब से आने के बाद वो कहाँ गई किसी को नहीं पता, सब उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर उन्होंने बहुत सिकोड़ी। मैंने तो कुछ देर पहले ही उसे देखा था। इतना सुनते ही आदि झटके से खड़ा हो गया। उसकी तेजी देखकर वो बुजुर्ग थोड़ा घबरा गए। कायल तुरंत उनके पास आई और पूछा, क्या कह रहे हैं दादा, आपने अभी को कब देखा? 2-3 घंटे पहले कैंटीन का सामान आ गया था, उस सामान को रखवाने वाला लड़का नहीं आया तो मैंने ही उठाकर रखा। उस समय अभी उधर आई और बोली, दादा आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, दीजिए मैं रख देती हूँ। मुझे तब थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। उसे ये पता चल गया तो उसने पियून से कहकर मुझे कॉलेज के हॉस्पिटल में भिजवा दिया। मैं वहाँ सो गया और अभी अभी उठा हूँ। यह सुनते ही आदि ने तुरंत पूछा, वो स्टोर रूम कहाँ है? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने इशारा किया और आदि उस दिशा में सरपट भागा। उसी समय कैमरों की जांच कर रहा कौशिक भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और फिर पूरी कॉलेज उनके पीछे भागने लगी। वह स्टोर रूम एक छोटे गलियारे के अंदर था। अधिकतर लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था। वो कमरा अंदर से बंद था। हे भगवान, इस कमरे में तो कोई ताला नहीं लगा था। इस ताले को खोलना मुश्किल है, भाई किसी ने कहा। आदि ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरवाज़ा नहीं खोल पाया। वहीं काम कर रहे एक व्यक्ति ने कॉलेज की मरम्मत के लिए लाया गया वेल्डिंग टूल उठाया और उस दरवाजे को काट कर खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही आदि की नज़रें उस अंधेरे कमरे में अपनी अभी को ढूंढ रही थी और जैसा उसने सोचा था, वो अभी को
जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। कमरे में किसी दवाई की गंध भी फैली हुई थी। बिना कुछ सोचे उसने अभी को अपनी बाहों में उठाया और कमरे से बाहर ले आया। अपनी गोद में लिटाकर वह उसके गाल थपथपाने लगा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वहाँ मौजूद डॉक्टर ने उसकी नब्ज जांची और बोले, साहब, इस तरह के बंद कमरों में दम घुटने से बेहोशी आना आम बात है, लेकिन इनकी नब्ज नॉर्मल बेहोशी जैसी नहीं लग रही। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाइए। डॉक्टर के इतना कहते ही आदि अभी को उठाकर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने आदि को बाहर रुकने के लिए कहा और अभी की जांच करने लगे। बाहर खड़े आदि का दिल बेचैन था। उसकी अभी को आखिर हुआ क्या? बस यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। उधर कौशिक जैसे ही अभी मिल गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, वह सीधा सीसीटीवी रूम की ओर चला गया। कैसे अभी वहां फंसी, यह बात कौशिक के दिमाग में घूम रही थी। कंप्यूटर के सामने बैठकर उसने उस कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करनी शुरू की। घटना इस प्रकार घटी। कौशिक की यादों में तेजी से वह दृश्य उमड़ा जब उसने अभी को उस बुजुर्ग व्यक्ति की स्ट्रगल देखकर मदद करते पाया। वह आदमी थैलों का भार सहन नहीं कर पा रहा था और मुश्किल से उन्हें उठाकर आगे बढ़ रहा था। अभी तेजी से उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ दादा? बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमेशा जो लड़का आता है वह आज नहीं आया, इसलिए मैं खुद ही ले जा रहा हूँ। उन्होंने अभी 2 कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक उन्हें चक्कर आ गया। अभी ने उन्हें सहारा देकर वहीं के चपरासी को बुलाकर भेज दिया और कहा कि वह खुद ही सारे थैले अंदर रख देगी। 4 थैले थे। अभी एक एक करके उन्हें स्टोर रूम में रख रही थी। उसी समय यह सब बाहर से सविता देख रही थी। यही सही मौका है, उसने सोचा। जैसे ही अभी चौथा थैला रखने अंदर गई, सविता ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इस दरवाजे को अंदर से खोलना बेहद मुश्किल था। बंद करना तो किसी ताकतवर इंसान के लिए आसान था, लेकिन सविता के लिए यह आसान नहीं था। उसने अपना दुपट्टा निकाला, उसे कुंडी से लपेटकर कसकर खींचा और किसी तरह दरवाजे को लॉक कर दिया। अभी को अंदर बंद कर सविता बाहर निकली और देखा कि आदि कार में बैठा कॉलेज की ओर देख रहा था। वह उसी के लिए इंतजार कर रहा था। यह सोचकर सविता के अंदर अजीब सी जीत की भावना उमड़ पड़ी। वह उसे किसी भी हाल में नहीं मिलने देना चाहती थी। यह सोचकर वह तेजी से लैब के अंदर गई और सुनिश्चित किया कि वहाँ कोई नहीं था। कुछ केमिकल्स उठाकर उन्हें मिलाया और धीरे से स्टोर रूम की खिड़की पर स्प्रे कर दिया। फिर वह वहाँ से बाहर निकल गई। अंदर बंद पड़ी अभी ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। पसीने से तरबतर और डर के मारे कांपती अभी लगातार दरवाज़ा पीटती रही। उसके मन में बस एक ही भरोसा था, मेरा आदित्य ज़रूर मुझे ढूंढने आएगा। यही सोचकर वह कुछ देर तक हिम्मत बनाए रखी, लेकिन तभी जैसे ही केमिकल अंदर फैला, वह उसकी सांस नली में जाकर उसके दिमाग तक पहुंच गया। सांस लेना मुश्किल होते ही वह आधी आधी कहकर रोने लगी और फिर धीरे धीरे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। यह सब कौशिक ने कैमरे के जरिए देखा। अभी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कुछ पलों के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। उसकी निगाहें आसपास के माहौल पर पड़ी और धीरे धीरे उसकी नज़रें साफ होने लगी। सबसे पहले उसके दिल में डर समा गया। आज जो हुआ था वही बार बार उसके मन को झकझोर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हो। वह तेजी से सांसें लेने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। एक मजबूत लोहे जैसी पकड़। उस पकड़ में न जाने कैसी शांति थी। इतनी देर तक वह बस सुनने में देख रही थी, लेकिन अब उसने धीरे से अपने पास बगल में नज़र घुमाई। पास ही एक कुर्सी पर बैठा था आदि, उसका हाथ थामे हुए और उसकी आंखों में टकटकी लगाए हुए। तभी जाकर उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। दया, उसने मुश्किल से कहा। बोलते ही उसके गले में दर्द उठा। अभी के इतना कहने भर से आदि की आंखों से आंसू छलक पड़े। जो इंसान अब तक सबके सामने बस गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ दिख रहा था, वह उसी पर टूट गया। उसकी आंखों से उसके दिल का दर्द बह निकला।
अपनों के सामने ही तो इंसान अपने जज्बात जाहिर करता है। दया प्लीज मत रोइए, अभी ने धीमे स्वर में कहा। इस एहसास से खुशी होती है कि कोई मेरे लिए रो रहा है, लेकिन अगर वो कोई दया है तो ये दर्द देता है। आपकी हंसी की वजह सिर्फ मैं होनी चाहिए, लेकिन आपकी आंखों के आंसुओं की वजह मैं कभी नहीं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो अब से मेरे लिए कभी मत रोइए, कहकर उसने उसके आंसू पोंछ दिए। अब कैसा लग रहा है मैडम? ठीक हूँ सिस्टर, लेकिन बात करते समय गले में दर्द हो रहा है। वो कुछ नहीं है, अब बहुत देर तक बिना कुछ खाए पिए थी, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। सिस्टर अब खाना दे सकते हैं। साहब पहले कोई जूस दीजिए, फिर डॉक्टर की सलाह के बाद नॉर्मल खाना खा सकती है। सिस्टर डिस्चार्ज कब मिलेगा? मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। डॉक्टर होकर भी अस्पताल में रहना पसंद नहीं। डॉक्टर बनने का इंतजार है सिस्टर, लेकिन ऐसे पड़े रहना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा, डॉक्टर अभी आते ही होंगे, उनसे पूछ लीजिए। और हाँ, जब घर जाए तो भूलिएगा मत, अपनी नज़र उतरवाने के लिए कहिएगा। यहाँ के लोगों की नज़रों में तो आप ही बसे हुए हैं। क्यों सिस्टर? अरे अगर आप कहीं गुम हो जाते तो ये कॉलेज ही ख़त्म कर देते साहब। अगर आपको ना पाते तो इस कॉलेज को मिट्टी में मिला देते। इतनी मोहब्बत है उन्हें आपसे, बस इसी वजह से सबकी जलन बनी हुई है, इसलिए नज़र उतारने को कह रही थी। इतना कहकर सिस्टर चली गई। आदि ने अभी की ओर देखा। उसने अपनी बाहें फैला दी, जैसे उसे बुला रही हो। वह दौड़कर उसकी बाहों में समा गया। उस छोटे से अस्पताल के बिस्तर पर आदि अभी के पास लेट गया, सिर उसके सीने पर रखकर। दर्द हो रहा है तो बता दो, आप तो मेरे लिए कभी बोझ नहीं रहे। अगर होते तो ही मुझे दर्द होता ना। आदि के घर में सभी हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहे थे। अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि अभी के साथ क्या हुआ था। यह जश्न अनु को पुरस्कार मिलने की खुशी में मनाया जा रहा था। अनु को अब तक यकीन नहीं हो रहा था, इतनी बड़ी खुशी उसके लिए किसी सपने जैसी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिस सफलता के लिए उसने इतना संघर्ष किया वह सच में उसे मिलेगी। अरे यह कोई बड़ी बात हुई क्या? मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे नाम पर कुछ खरीद दिया होगा। शादी को 5 महीने हो गए, अब तक उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। चुपचाप अपने पति से बात करो और कहो कि हमें यहाँ अकेले संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो साफ साफ कहो कि हमें एक बड़ा अच्छा घर खरीद कर दे। हमारी रागनी ने बताया कि जिस घर में वह काम करती है उसके पास का मकान बिकने वाला है। चाहो तो मैं बात कर सकती हूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर अनु दुखी हो गई। उसकी माँ को उसकी भावनाओं से ज़्यादा सिर्फ पैसे की चिंता थी। बिना कुछ कहे उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन अनु ने सोचा भी नहीं था कि यह घर उसे उम्मीद से ज़्यादा प्यार और खुशी देगा। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। गंगा और दादी मिलकर अनु की पसंदीदा मिठाइयाँ और पकवान बना रही थी। तभी दादी बोली, अरे लगता है अभी तक तुम्हारा बड़ा बेटा और बहू घर नहीं आई। गंगा बोली, हाँ माँ, मैं भी अभी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। और तभी अक्षय भी बोला, भाई का भी फ़ोन नहीं लग रहा। कहीं दोनों आउटिंग पर तो नहीं गए? हो सकता है, अब तो लड़का बहुत बदल गया है। पहले सिर्फ बिजनेस की बातें करता था, अब बस अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहता है। नज़र मत लगाओ। अभी अभी मेरा पोता खुश हुआ है। हम सब ने यही तो चाहा था कि वह खुश रहे। अब तुम लोग उसे नज़र लगाकर सब बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। लगता है तुम्हारी नज़र बहुत तेज़ है। पहले आकर उसे नज़र से बचाने के लिए कुमकुम छिड़कना पड़ेगा। सच कह रही हो माँ, पहली बार आदि को इतना खुश देख रही हूँ। हमने कितना इंतज़ार किया कि वह ऐसे मुस्कुराए। अब जब वह खुश है तो बस यही चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहे। तभी बाहर से आवाज़ आई, तुम्हारे बेटे की उम्र 100 साल हो, देखो वह आ गया। सभी जल्दी से दरवाजे की ओर देखने लगे। आदि अपनी बाहों में अभी को उठाए अंदर आया। पहले तो सभी ने इसे प्यार समझकर खुशी जताई, लेकिन जैसे जैसे वह पास आया सबने अभी के चेहरे की थकान देखी। आदि का चेहरा भी
बुझा हुआ लग रहा था। वो तेजी से उनके पास आया। आदि, क्या हुआ? अभी ऐसी क्यों लग रही है? गंगा घबराते हुए पूछी। आदि ने अभी को सोफे पर बैठाया और आज जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। सुनते ही सब सन रह गए। आदि, इतना सब कुछ हो गया और हमें कुछ बताया भी नहीं। नहीं पापा, उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग सिर्फ इस बात पर अटका हुआ था कि अभी कहाँ है और वह सुरक्षित है या नहीं। आदि, यह सब अचानक हुआ या किसी की साजिश थी? आदि के पापा के पूछते ही सब चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। नहीं पापा, यह अचानक हुआ था। अगर किसी की साजिश होती तो वे इतनी आसानी से छोड़ते नहीं। और माँ डॉक्टर ने कहा है कि अभी को 2 हफ्ते पूरा आराम करना होगा। उसके शरीर में अभी भी केमिकल्स का असर है, इसलिए एयर फ्रेशनर, एसी, रूम स्प्रे जैसी चीज़ों से बचना पड़ेगा। 2 हफ्तों के बाद फिर से टेस्ट करके रिजल्ट देखेंगे। उसके बाद तय करेंगे कि इसे जारी रखना है या नहीं। तब तक इसका इस्तेमाल मत करना। और अक्षय, अब हमारे कमरे में एसी नहीं चलेगा। उसकी जगह पंखा लगवाने के लिए किसी को बुलाने को कहो और ज़रा ध्यान रखना। यह कहकर उसने अभी को अपनी बाहों में उठाया और गेस्ट रूम की ओर चला गया। एक वीरान इमारत थी जो जंगल के बीचों बीच स्थित थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूतिया फिल्म का घर हो। बाहर से देखने पर वह घर बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे कदम अंदर बढ़ते गए, एक धीमी और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन यह धीमी आवाज़ असल में किसी लड़की के फूट फूट कर रोने की आवाज़ थी। अंदर से वह कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनी की हल्की सी किरण। अगर दिन में ही वह जगह इतनी डरावनी लग रही थी तो रात में कैसी होगी, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस अंधेरे कमरे के एक कोने में घुटनों में सिर छिपाए, सांसें भारी किए बैठी थी सविता। हाँ, उसे इस कमरे में कैद किया गया था। आदित्य ने कैद किया था। वो ऐसा शख्स था जो अगर कोई उसकी पत्नी के बारे में जरा भी गलत कह देता तो उसे सजा देने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। वह अभी से इस कदर प्यार करता था कि अगर किसी ने उसकी ज़िंदगी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही कौशिक को सविता के साजिश का पता चला था, उसने तुरंत आदित्य को इस बारे में बता दिया था। यह सुनते ही आदित्य के चेहरे पर गहरा आक्रोश था, लेकिन उसने हालात को देखते हुए खुद को संभाले रखा। वह अपने न्या के स्वास्थ्य की भी परवाह करता था। वह शांत बना रहा। कौशिक को कुछ आदेश देकर उसने अपने न्या का ध्यान रखा। लगभग 1 हफ्ता हो गया था। आदित्य ने सविता को कैद करके रखा, ऐसा कहना ठीक नहीं। कौशिक ने सविता को कैद करके रखा था। जैसे ही यह बात आदि को पता चली थी, उसका पहला रिएक्शन था, सविता को भी इसी तरह कैद रखो जैसे उसने मेरी पत्नी को किया था। इस 1 हफ्ते में उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन क्या आदि उसे इतनी आसानी से छोड़ देता? जब वह मरने के कगार पर पहुंच जाती तो ऑक्सीजन देकर उसकी हालत ठीक कर दी जाती, और जब यह यकीन हो जाता कि वह फिर से ठीक है तो दोबारा उसे उसी तरफ में डाल दिया जाता। यह सब जैसे एक खेल बन गया था। पूरे हफ्ते में 1 बार भी वह उससे मिलने नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे भूल चुका था, बल्कि उसका हर ख्याल अपनी पत्नी के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं किया, बल्कि यूँ कहे कि वह अपने प्यार से उसे तंग करता रहा। उसे खड़े नहीं होने देना, उसे चलने नहीं देना, यहाँ तक कि अगर वह गहरी सांस भी ले तो वह पूछ बैठता। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इतनी हद तक बढ़ गई थी उसकी प्यार भरी तकलीफ़ें। रात में ना जाने कितनी बार अभी गिड़गिड़ा चुकी थी। मैं दूसरे कमरे में सो जाती हूँ, आप एसी चलाकर आराम से सो जाइए। लेकिन आदि सुनता ही नहीं था। जो इंसान बचपन से एसी में रहने का आदी था, उसके लिए यह पंखे की हवा ना काफ़ी थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से तर था। शायद पहली बार उसने खुद को इस हाल में देखा था। उसकी हालत देखकर अभी का मन तड़प उठा। उसने उससे झगड़ा भी किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे लिए
एसी से ज़्यादा ज़रूरी मेरी अभी है, मैं उसके साथ ही सोऊंगा। यही कहकर वह उसे अपनी बाहों में भर लेता और सो जाता। पूरे 1 हफ्ते से हर रात यही हो रहा था। जब वह पहली रात बिना रुके सवाल किए जा रही थी, उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे चुप करा दिया। उसने अपना चेहरा हटाकर आदि की ओर देखते हुए कहा, सॉरी दया। किस लिए? वो आपको बहुत इच्छा रही होगी। आपको लगा होगा कि आज हमारे बीच सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस उसी के लिए। यह सुनते ही उसने उसके सिर को हल्के से पकड़कर हिला दिया। मैं कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा कि मुझे कोई इच्छा नहीं थी। सच तो ये है कि मैं चाहता था, लेकिन मेरी सारी इच्छाएं सिर्फ इसी लड़की से पूरी हो सकती है। अगर यही लड़की नहीं होगी तो मेरी इच्छाएं कैसे पूरी होगी? जैसे कहते हैं ना, दीवार होगी तो ही उस पर चित्र बनाया जा सकता है। वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा प्यार और मेरी चाहत दोनों अधूरे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सब कुछ आज ही हो। मैंने पहले भी कहा था, हमारे बीच जो भी होगा वो अपने आप स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। शायद आज हमारे लिए सही समय नहीं था, तो क्या हुआ? इसलिए मैंने खुद को पीछे खींच लिया। किसी और खास दिन जब सही लगेगा तब होगा। सच कहूँ तो अभी तक मुझे इस बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला था। तुम्हारे साथ जिस तरह आज का समय बिताया वही मेरे लिए काफ़ी था। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। हमारे बीच जो भी होना है, जब होना होगा तब होगा। तब तक के लिए अब आराम से सो जाओ, कहकर उसने उसे अपने सीने से लगाकर हल्के से थपथपाने लगा। आदि के दिल की धड़कनों को सुनते हुए अभी उसके प्यार में खोई हुई सो गई। सुबह एक ज़रूरी काम का बहाना बनाकर आदि ने अभी से हजारों बार खुद का ख्याल रखने को कहा और घर के बाकी लोगों को भी समझा दिया। 1 हफ्ते बाद वह उससे दूर चला गया। अभी ने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, मगर उसे विदा करते हुए उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। फिर भी वह आदि के प्यार भरे तंग करने को पसंद करती थी। उसे यह जिंदगी बहुत पसंद आने लगी थी, जिसने कभी स्नेह नहीं पाया था। वह अब प्यार से पूरी तरह घिरी हुई थी। आदि उसे प्यार से बस अपना बना चुका था। आदि कार में मुस्कुराता हुआ निकला, मगर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसके चेहरे के भाव गंभीर होते गए। उसकी कार एक सुनसान घर के सामने रुकी। वह नीचे उतरकर अंदर चला गया। वहाँ मारी और कौशिक पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। आदि की नज़रें समझकर मारी बोला, साहब आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया है। इतना सुनकर आदि ने कांच के पार देखा। सविता वहाँ थी। उस तरफ से देखने पर उसके दुख, उसकी तकलीफें साफ दिख रही थी, मगर उसे खुद कुछ भी नहीं दिख सकता था। आदि थोड़ी देर वहीं बैठकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी नफरत उमड़ रही थी। फिर उसने ऑक्सीजन का बटन दबाया और चारों तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई होने लगी। तभी जाकर सविता को थोड़ी राहत मिली। आदि बिना पलक झपकाए उसे तकलीफ में देखता रहा। फिर उसने मारी को एक बोतल पकड़ाई। मारी, अब से जब भी ऑक्सीजन दो इस बोतल में थोड़ा सा मिला देना। मारी थोड़ा चौंका तो कौशिक ने पूछा, क्या है ये आदि? यह केमिकल अभी को दिया गया था। यह सुनकर कौशिक चौंक गया। घड़ी ने 12:20 बजने का समय दिखाया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन सो नहीं रहा था। उसकी नज़रें घड़ी पर टिकी थी और साथ ही पास में सो रही लड़की पर भी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कसक और निराशा झलक रही थी। उसके विचार 2 दिन पहले हुई घटनाओं की ओर चले गए। कमरे से नीचे उतरते ही वो वही ठिठक गया। उसके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे। आपको याद है कि कल कौन सा दिन है? कौन सा दिन गंगा? आपको कुछ भी याद नहीं रहता? कल आदि का जन्मदिन है। अब याद आया। अरे मैं कैसे उसे भूल सकता हूँ गंगा? वह तो हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत सौगात है। मैं उसका जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा बताओ, कोई प्लान बनाया है उसके लिए? अभी तक तो कभी भी उसका बर्थडे नहीं मनाया गया, लेकिन जब से अभी आई है आदि बहुत बदल गया है। अगर आप चाहे तो आप उससे पूछ सकते हैं, शायद वह इस बार मना ले। उसी वक्त आदि वहाँ आ गया। आदि,
इधर आओ बेटा। हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इस बार हम उसे सेलिब्रेट करें। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पापा, हमेशा की तरह इस बार भी बस माँ और दादी के बनाए हुए मिठाइयाँ खाऊंगा और आप सबका आशीर्वाद लूँगा, बस इतना ही काफ़ी है। वह चला गया। बाहर से भले ही वह शांत और कठोर दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर अभी उसे बर्थडे की शुभकामनाएं कैसे देगी, उसे क्या गिफ्ट देगी, क्या उसे उसके बर्थडे के बारे में पता भी है? इन सवालों में उसका मन एक बच्चे की तरह उलझा हुआ था। लगभग 2 दिनों से वह बस इसी सोच में डूबा हुआ था। वह लगातार अभी को ही देख रहा था। वह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसे इस बारे में कुछ पता है, क्या वह उसके लिए कुछ प्लान कर रही है, क्या उसने पहले से ही कोई गिफ्ट ले रखा है। उसका पूरा ध्यान इसी पर था, लेकिन जितनी भी उम्मीदें उसने अभी से लगाई थी, उसमें से एक का भी जवाब उसे नहीं मिला। आज भी वह उसी सोच में उलझा हुआ उसके आसपास घूम रहा था। अभी हमेशा की तरह आदि से बात करते करते सो गई, लेकिन वह जाग रहा था, यह उम्मीद करते हुए कि अभी ठीक 12 बजे उसे विश करेगी। जब तक वह मुझे विश न कर ले तब तक सो नहीं सकता, नहीं तो वह उदास हो जाएगी। यह दिन हमारे लिए बहुत खास है, इसके हर पल को महसूस करना चाहिए। यही सोचकर वह इंतजार कर रहा था, सिर्फ अभी की शुभकामनाओं के लिए। लेकिन समय बीतता गया, अभी जरा भी नहीं हिली। वो उसके सीने से लगी गहरी नींद में सो रही थी। शायद अभी को मेरे बर्थडे के बारे में पता ही नहीं है, मैं ही बेवजह उम्मीद कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, सुबह जब सब विश करेंगे तब उसे पता चल ही जाएगा, तब यह भी विश कर देगी। ऐसा सोचकर उसने खुद को संभाला। उसने अभी के माथे पर एक हल्का सा किस किया और मुस्कुराकर कहा, तुम ऐसे सो रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे किस करके विश करोगी, और देखो तुम तो चैन की नींद सो रही हो। यह कहते हुए उसने उसे बाहों में भर लिया और धीरे धीरे खुद भी सो गया। सुबह जैसे ही वह जागा, उसने अभी को ढूंढा, लेकिन अभी वहाँ नहीं थी। वह घबराकर उसे इधर उधर खोजने लगा। शायद वो मेरे लिए तोहफा लेने गई होगी, यही सोच रहा था कि तभी वो बाथरूम से बाहर आई। गुड मॉर्निंग दया, उठ गए आप? ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं जाकर आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ, कहकर वो नीचे चली गई। शायद अभी तक उसे याद नहीं आया। खैर नीचे जाएगी तो माँ ज़रूर बता देंगी, फिर देखते हैं वो विश करती है या नहीं। यही सोचते हुए आदि नहाकर बाहर आया। उसकी माँ ने उसके लिए कपड़े निकाल कर रख दिए थे, जिन्हें पहनकर वो तैयार हो रहा था। तभी वो कमरे में वापस आई। दया, आपकी कॉफ़ी। उसने कप बढ़ाया और दया ने उसे लेते हुए बस उसके चेहरे को देखता रहा। क्या हुआ दया, ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, ये कॉफ़ी किसने बनाई? टेस्ट थोड़ा अलग लग रहा है। माँ ने बनाई क्या? नहीं दया, घर में कोई नहीं था, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तो मैंने ही बना ली। क्यों, अच्छी नहीं बनी? नहीं, अच्छी बनी है, कहते हुए वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। पर जाने से पहले वो बस उसे ही देखता रहा, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे विश कर देगी। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, हमेशा की तरह अपने रोज़मर्रा के कामों में लगी रही, जैसे आज कोई खास दिन ही ना हो। अब इससे पूछना भी बेकार है, यही सोचते हुए दया जाने के लिए मुड़ने लगा कि तभी दया 1 मिनट उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो उसके पास आई, प्यार से उसकी शर्ट ठीक की, फिर हल्के से मुस्कुराई और अब ठीक है कहते हुए उसके गाल पर एक प्यारा सा किस किया और वहाँ से चली गई। दया वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इस पर कैसे रिएक्ट करे। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए नीचे चला गया। वहाँ सब लोग उसे घेर कर बधाइयाँ दे रहे थे। उसने सभी को थैंक यू कहा, माँ पापा और दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने उसे उपहार दिए। मना करने पर भी हर साल वो लोग गिफ्ट ले ही आते थे। अक्षय और अदिति ने भी आदि को गले लगाकर बर्थडे की शुभकामनाएं दी और 2 छोटे गिफ्ट बॉक्स दिए। फिर माँ के हाथों से बने खाने को खाकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। अब तक अभी ऊपर से नहीं आई थी। जितनी भी उम्मीदें थी सब खत्म हो गई और चेहरे पर निराशा व गुस्सा छा गया।
ऑफिस पहुंचते ही कौशिक उसके पास आया। हाय ड्यूड, हैप्पी बर्थडे। मैंने सोचा था कि आज बर्थडे पर ऑफिस नहीं आएगा। क्यों, मैंने पहले भी तो अपने बर्थडे पर ऑफिस अटेंड किया ही हूँ ना। नहीं, अब तो लवर बॉय बन गया है ना, इसलिए यही वजह है कि सोचा था शादी के बाद का पहला जन्मदिन तुम और तुम्हारी पत्नी अच्छे से सेलिब्रेट करोगे। तू अलग ही क्यों गुस्सा बढ़ा रहा है? क्यों, क्या हुआ? मेरी पत्नी ने अब तक एक विश भी नहीं किया। ड्यूड, मजाक मत कर। उन्हें कैसे तेरा बर्थडे नहीं पता होगा? जिस तरह तू उनसे प्यार करता है वैसे ही वो भी तुझसे प्यार करती है। फिर वो तेरे बर्थडे को कैसे भूल सकती है? उन्हें यह पता ही होगा। आखिर घर के बाकी लोग इस बारे में बात कर ही रहे होंगे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें तेरा बर्थडे न याद हो? मैं विश्वास करके रात से अब तक उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं, एक विश भी नहीं किया। बस इसी वजह से थोड़ा सा धोखा जैसा लग रहा है। दोस्त, शायद तेरी पत्नी तुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट देने वाली हो। नहीं यार, इस तरह बहुत बार उम्मीद करके धोखा खा चुका हूँ। अब कुछ भी उम्मीद नहीं रखूँगा। अगर उसे विश करना होगा तो कर लेगी। इसे छोड़कर हर पल यह सोचते रहना कि वह फ़ोन करेगी, गिफ्ट देगी, विश करेगी, इसमें कोई मतलब नहीं। जो होना है वो हो जाने दो, कहकर वह अपने काम में डूबने लगा जिसने उसे इस हालत में छोड़ा था। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी कपड़े मोड़ रही थी। कपड़ों को लेकर वो अलमारी में रखने के लिए उठी, तभी अचानक उसकी नाक में एक अजीब सी गंध आई। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसे छींक आने लगी। वह तुरंत आदि को फ़ोन करने लगी और वह बिजली की तेज़ी से उसे देखने के लिए दौड़ा। कार सड़क पर चल रही थी या उड़ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी तेज दौड़ा रहा था वो। सामने से आती कोई भी गाड़ी उसकी नज़रों में नहीं पड़ रही थी। उसके दिमाग में बस वही शब्द घूम रहे थे जो वो फ़ोन पर कहकर गई थी। दया, क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा। कबर्ड खोला तो अजीब सा लग रहा है, सांस रुक रही है। जल्दी आओ, इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अगले ही पल वो कार उड़ाने लगा था। इसलिए तो मैं कह रहा था कि मुझे साथ रखो, सुनती ही नहीं है। सब ठीक है कहकर ऑफिस भेज दिया और अब वहाँ बैठकर फ़ोन कर रही है कि सांस रुक रही है। भगवान, उस डॉक्टर ने उस दिन कहा था कि अब सब सही है, तो फिर अब क्या हुआ? उसका दिल घबराहट से उथल पुथल हो रहा था। दोपहर का समय करीब 1:30-2 बजे होंगे। गेट पर उसने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारी कि कार का शोर पूरे घर में गूंज उठा। तेजी से घर के अंदर दाखिल हुआ। घर में गहरी शांति थी। आज सब ऊपर वाले फ्लोर पर थे या बाहर चले गए थे। कम से कम ठीक से पूछ तो लेता। बस अपने बारे में सोचकर गुस्से में निकल पड़ा। यह सोचते हुए वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर सिर्फ खालीपन था। नया, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? उसने घबराकर पुकारा और पूरे कमरे में उसे खोजने लगा। तभी पीछे से 2 नर्म हथेलियाँ आई और उसकी आंखों को बंद कर दिया। नया, क्या खेल है ये? गुस्से में कहा उसने और उसका वही गुस्सा बोल उठा। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वह उसके लिए कितना तड़प रहा था। उसने उसकी बात रोकने के लिए अपनी नर्म उंगलियां उसके होठों पर रख दी और हल्की सी मुस्कान के साथ फुसफुसाई, सिर्फ 2 मिनट, कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक रूम की ओर ले गई। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचे, उसने धीरे से उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। कमरे को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हाँ, पूरा कमरा लाल गुब्बारों और गुलाबों से सजा हुआ था। बीच में एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे माय हबी। उसके ठीक नीचे एक छोटी सी टेबल पर एक दिल के आकार का केक रखा था। वह सब देखकर वह हैरानी से उसे देखने लगा। क्या हुआ दया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको लगा ना कि मैं आपका बर्थडे भूल गई, तभी तो सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ? सब अच्छे से याद था मुझे, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि आप क्या करते हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए मजाक किया। पर आपकी वो मायूस शक्ल देखी ना तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए जो प्लान मैंने शाम के लिए बनाया था उसे अभी कर दिया, बस आपको जल्दी बुलाने के लिए। तो चलिए दया,
अब केक कट करते हैं। बेचारा कब से हमारा इंतजार कर रहा है। उसने उसका हाथ पकड़कर केक के पास ले गई और उसका हाथ थामकर केक कटवाया। पहला टुकड़ा उसने उठाकर उसके मुंह में डाला और जैसे ही उसने खाया वो मुस्कुराते हुए आगे झुकी और अपने होठों से उसके होठों से केक का स्वाद चुरा लिया। वह तो बस उसे देखता ही रह गया, बिना पलक झपकाए। फिर बिना कुछ कहे अभी ने उसके गाल पर एक किस कर दिया। थैंक यू डियर, उसकी आवाज़ में सच्ची खुशी झलक रही थी। मैंने कभी इस तरह केक काटकर सेलिब्रेट नहीं किया, पता नहीं क्यों। घर वाले हर साल कहते थे, लेकिन मैं मना कर देता था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि काश तुम मेरे लिए ये सब करो। आज तुमने मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। दया, अब से ऐसे फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह से ही आप बहुत उदास हो और आपने पहले ही बहुत ज़्यादा फील कर लिया है। अब बस सेलिब्रेशन ही होना चाहिए। यह कहकर उसने उसे सोफे पर बैठाया और उसके पास करीब आकर बैठ गई। फिर उसने उसकी उंगलियां थाम ली और अपनी कमर के पीछे छिपाकर रखा हुआ एक अंगूठी निकाली। उसने वह अंगूठी उसे पहना दी। अभी आज लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। कमरे की सजावट से ज़्यादा वह अभी के इस खूबसूरत चेहरे पर मोहित हो गया। वह अंगूठी दिल के आकार की थी और बीच में A2 लिखा हुआ था। आदि बस उस अंगूठी को देखता रह गया। कैसी लग रही है? सुपर है। हाँ, मगर यह तुमने कब खरीदी? मैं तो 2 दिनों से तुम्हें बस देख ही रहा था कि तुम कुछ खरीद रही हो या कुछ प्लान कर रही हो। मुझे बिना पता चले तुमने यह कब ले लिया? अरे, तुम तो बस 2 दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हो। मैं तो इसे पहले ही खरीद लिया था। यही तो वजह थी कि आप मेरे पीछे घूम रहे थे और मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा और मेरे पीछे घूमने दिया। अरे वाह, मुझे बिना बताए इतना कुछ कर लिया तुमने, सच में। उसने सिर झुकाकर उसे देखा। दया, मेरे लिए इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे पता है कि आपने यह अंगूठी पहले ही देख ली थी, लेकिन अब ऐसे दिखा रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो और बहुत एक्साइटेड हो, ताकि मुझे बुरा ना लगे, है ना? लेकिन मेरे लिए इतना सोचने वाले आपको क्या मैं सिर्फ इतनी छोटी सी गिफ्ट ही दूंगी? आपके लिए असली बर्थडे गिफ्ट यह नहीं है, कुछ और है क्या? उसने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। आपको पता है आपका तोहफा क्या है? ऐसा कहकर उसने उसका हाथ उठाया और अपने सीने पर रखा। उसकी इस हरकत का मतलब समझ नहीं आया तो आदि उसे देखने लगा। जो सिर्फ मेरे लिए सोचता है, जो सिर्फ मेरे लिए जीता है, जो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता है, मेरे ऐसे पति के लिए अगर मैं यह छोटी सी सोने की चीज़ तोहफे में दूँ तो क्या यह सही रहेगा? इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको तोहफे में देने लायक हो, और अगर कुछ है भी तो उसे देने की मेरे पास इतनी काबिलियत नहीं। इसलिए बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है उसके लिए मैं अपनी सबसे अनमोल चीज़ उसे तोहफे में दूँ, अपनी स्त्रीत्व को। मैं ही आपके बर्थडे का तोहफा हूँ आदि। ये सुनकर आदि ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, यह अभी पूरी तरह से सिर्फ आपकी है। जिस दिन आपने मेरे गले में यह मंगलसूत्र पहनाया था उसी दिन यह तय हो गया था। फिर भी आपने मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे सपनों के लिए इतना इंतज़ार किया। मेरे पास होने के बावजूद आपने अपनी इच्छाओं को दबाकर रखा। जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है उसके लिए मैं खुद को समर्पित कर दूँ, यही सही होगा, है ना? लीजिए यह तोहफा, आप ही स्वीकार कीजिए। अपने अधिकार से 23 सालों से जिसे मैं संजो कर रखे थी, अपने स्त्रीत्व को आपके प्रेम के नाम समर्पित कर रही हो। उसके इतना कहते ही उसने आगे बढ़कर उसके होठ चूम लिए। यह सुनकर आनंद और आश्चर्य से भरे आदि को इस किस की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर तक वह इस अप्रत्याशित स्थिति में जर बना रहा, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके होठों की कोमलता गहराने लगी, उसके भीतर की सारी इच्छाएं जाग उठी। इतने दिनों तक वह सिर्फ उसकी सहमति के लिए इंतजार कर रहा था, और अब जब उसी ने उसे यह अधिकार दिया तो क्या वह पीछे हटता? धीरे धीरे उसकी हथेलियाँ उसके कमर को कसकर पकड़ने लगी।
उसकी साड़ी का पल्लू सरक गया और उसकी उंगलियां कमर के पास सरकने लगी। दूसरी ओर उसने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में भर लिया और बिना रुके उसके होठों को और गहराई से चूमने लगा। उसके होठ उसकी जीभ के साथ मिलकर उसके स्त्रीत्व की गहराइयों में उसकी चाहत की ज्वाला भड़काने लगे। उसके दिए गए सुखद एहसास में वह शिहर उठी और उसकी यह सिहरन उसकी आँख को और भड़का गई। उसकी आंखों में स्वीकृति की झलक देख उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे की ओर बढ़ गया। उसे फूल की तरह बिस्तर पर सुलाकर वह उसके पास बैठा और गहरी नज़रों से उसे निहारने लगा। उसकी इस नज़र की तपिश सहना उसके लिए कठिन हो गया। उसने झिझकते हुए उसका शर्ट पकड़कर खुद से करीब खींच लिया। उसके गालों पर अपने होठों की छाप छोड़ते हुए वो धीरे धीरे उसके चेहरे को चूमने लगा। फिर अपनी चाहत की ज्वाला को बढ़ाते हुए उसने एक एक करके उसके वस्त्र को हटा दिया। अब वे दोनों एक दूसरे के सामने उस स्वरूप में थे जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए था। उसकी तीव्र नज़रों से घबराकर वह उसके सीने से लिपट गई। उसके माथे को चूमते हुए उसने अपने प्यार की यात्रा शुरू की। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो नीचे पहुंचा। अपनी आंखों से उसका सौंदर्य निहार कर हाथों से उन्हें महसूस किया और होठों से उन्हें दुलारते हुए प्यार की छाप छोड़ दी। उसकी सिहरन को महसूस करते हुए भी वो आगे बढ़ता चला गया। तेजी से उमड़ते तूफान की तरह उसने उसकी कोमलता को अपनाया। उसकी हर एक हलचल पर वह शिहर उठी। अपनी भावनाओं को रोकने के लिए उसने अपनी नाखूनों की छाप और अपने दांतों के निशान उसे दे दिए, लेकिन उसके लिए ये सब बस एक प्यारा सा उपहार था। उसने मुस्कुराते हुए ये निशान कबूल कर लिए, अपनी उंगलियों से उसे महसूस करते हुए अपने होठों से उस पर प्रेम की कहानी लिखी और फिर उसने खुद को उसके भीतर समर्पित कर दिया। पहली बार के दर्द से वह तड़प उठी तो उसने अपने होठ उसके होठों में समा दिए, उसके दर्द को खुद में समेट लिया और फिर उस रात उन्होंने अपने मिलन को एक मधुर एहसास में बदल दिया। थैंक्स कहकर उसने उसके सीने को हल्के से काट लिया। इसके लिए भी थैंक्स बोलोगी? उसकी बात पर वह जोर से हंस पड़ा। वह उसे टकटकी लगाए देख रही थी, फिर उसके कान के पास जाकर उसके कान की नोक को हल्के से काटते हुए फुसफुसाई, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड। ऐसा अनोखा बर्थडे विश भला किसे मिलता? यह सोचते हुए उसने उसे बाहों में भर लिया। आगे से हर बर्थडे पर मुझे यही गिफ्ट चाहिए, उसने अपनी आंखों में शरारत भरकर कहा, उसके शरीर को अपने करीब महसूस करते हुए। उसका पूरा शरीर उसके करीब सटा हुआ था। इस नज़दीकी से उठी लज्जा से वह और सिमट गई और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। फिर उसकी चौड़ी कंधे पर हल्का सा मारते हुए पूछा, अब खुश हो दया? खुश? इस खुशी को एक शब्द में कैसे बताऊँ? मेरे दिल में जो सुकून है वैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ और इसकी वजह सिर्फ मेरी नन्ही नया है। उसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई और अब यह और भी खूबसूरत हो गई है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ? आई लव यू सो मच। उसके होठों पर एक डीप किस देकर उसने अपने हाथों से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी उंगलियां कोमल त्वचा पर फिसल रही थी। उसका स्पर्श उसकी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। उनके मिलन की गिनती अब बेमानी हो चुकी थी। उस कमरे में सिर्फ दो नाम गूंज रहे थे, दया, नया। उनका प्रेम अब एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका था, जहां प्रेम में अब गहराई और अनुराग का सम्मिश्रण था। आदि जो अपनी पत्नी को बाहों में लिए सो रहा था, अचानक फ़ोन की आवाज़ पर हल्का सा कुनमुनाया। बिना आंखें खोले ही उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और बिना देखे ही कान से लगा लिया। दूसरी ओर से जो आवाज़ आई उसे सुनते ही उसकी नींद पल भर में उड़ गई और उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली। दूसरी तरफ गंगा थी। जैसे ही उसने घड़ी की ओर देखा, समय 8 बज चुके थे। इतनी देर हो गई, उसने सोचा। फिर अपनी बाहों में सिमटी हुई अपनी पत्नी की ओर देखा और सुबह से बीती सारी बातें याद आते ही उसके चेहरे पर लाज की हल्की लाली छा गई। अगर अभी ने उस लज्जा से भरे चेहरे को देख लिया होता तो वह उसे अपने किस की बौछार से सरोबोर कर देती। धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए आदि ने
प्यार से कहा, नॉटी। अभी आलस भरी आवाज में बोली, प्लीज थोड़ा सोने दो, फिर अगला राउंड खेलते हैं। यह कहते हुए उसके होठों पर जो मुस्कान आई उसे दबाने के लिए उसने अपने ही होठों को हल्के से काट लिया। मैं तो तैयार हूँ डियर, लेकिन नीचे हमारे लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें क्या कहे? क्या सच में हमें एक और राउंड खेलना चाहिए? बस इतना सुनते ही अभी झटके से उठ बैठी। सभी लोग ऑफिस से आ चुके हैं क्या? तब से हम अपने रूम में ही हैं। अरे बाप रे, पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचते हुए वो परेशान हो रही थी। सब आ चुके हैं बेबी। अभी नहीं बल्कि 3 से 4 घंटे पहले ही आ गए थे। यह सुनते ही वह चौंककर आदि की ओर देखने लगी और झट से खड़ी हो गई। उसको इस तरह देख आदि के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। उसकी ओर देखता हुआ वो अपने हाथों से उसे छूने ही वाला था कि अरे क्या दया, इतना समय हो गया, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अब नीचे कैसे जाऊँ? मुझे बहुत शर्म आ रही है। यह बोलते बोलते चलने लगी, लेकिन अचानक जैसे ही उसने अपने सीने पर कुछ महसूस किया, वह झटके से नीचे देखने लगी और गुस्से में भर गई। जैसे ही उसने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, आदि ने उसे मासूमियत से देखा। अब ऐसे मासूम मत बनो, पहले ही बहुत देर हो गई है और ऊपर से आप अगला राउंड शुरू कर रहे हो। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या मतलब मेरी वजह से? पहले खुद मुझे उकसाती हो, कुछ भी बोलकर अपनी हर अदा से मुझे दीवाना बनाती हो, और अब कह रही हो कि सब मेरी गलती है। रुक जाओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए बढ़ा, उसने जल्दी से खुद को चादर में लपेट लिया और भागकर बाथरूम में घुस गई। आदि हंसते हुए खुद को चादर में लपेटकर फर्श पर बिखरे कपड़े इकट्ठा करने लगा। जैसे ही उसकी नज़र अभी की साड़ी पर पड़ी, उसे पिछले कुछ घंटों की सारी यादें ताज़ा हो गई। उसने साड़ी को उठाकर उसमें छुपी उसकी खुशबू महसूस की और अपने भीतर बसा लिया। फिर उसने सारे कपड़े इकट्ठे कर धोने के लिए रख दिए और बेडशीट भी बदल दी। जब अभी नहा धोकर बाहर आई तो उसने आदि को ढूंढा, लेकिन वह बालकनी में फ़ोन पर बात कर रहा था। अच्छा हुआ कि वह यहाँ नहीं है, नहीं तो मुझे नीचे जाने ही नहीं देता। यह सोचते हुए वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह आधे रास्ते पहुंची, आगे बढ़ने में उसे अजीब सी शर्म महसूस होने लगी। सुबह का समय होता तो ठीक होता, लेकिन दोपहर की चिलचिलाती धूप में नीचे कोई होता तो कोई पूछ लेता, तुम कमरे में ही क्यों थी? यह सोचकर वह थोड़ी हिचकिचा रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और नीचे चली आई। हॉल में सभी उनका इंतजार कर रहे थे। यह देखकर उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। आओ अभी, आदि कहाँ है? रूम में है, अभी आ जाएगा। सॉरी माँ, हमारी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, इसमें क्या है? तभी आदि भी नहाकर आ गया। आदि आजा, खाना खा लेते हैं। हाँ आदि, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, लेकिन तुम्हारे बिना किसी ने एक कौर भी नहीं चखा। सॉरी पापा, सॉरी माँ। अरे तुम्हारे पापा तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, तुम परेशान मत हो। बर्थडे के दिन तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। चलो खाना खाते हैं। तभी उसे ध्यान आया, वहाँ अदिति नहीं थी। माँ, अदिति नहीं दिख रही। नहीं बेटा, आज उसे बहुत पढ़ाई करनी थी तो जल्दी खाना खाकर पढ़ने चली गई। ओह, वह चुप हो गई। आदि की नज़रें अभी का पीछा कर रही थी। आसपास बैठे लोगों को भूलकर वह बस उसे ही देखता रहा। हमेशा उसकी नज़रों का सामना करने वाली अभी आज वह नज़रें नहीं मिला सकी। शर्माकर सिर झुकाए बैठी थी। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गंगा ने यह देखकर कुछ अंदाज़ा लगाया और चुपचाप सभी को खाना परोसने लगी। उधर आदि ने एक कौर लिया और मुंह में डालते ही हल्की आवाज़ में चीख पड़ा। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गई। तभी उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। ओ, कुछ नहीं, बस जीभ कट गई, कहकर उसने जल्दी से पानी पी लिया। बाकी सबने कंधे उचकाकर दोबारा खाना शुरू कर दिया। अभी आदित्य को ही देख रही थी। उसने होठों की ओर इशारा किया और धीमे से कहा, तुम्हारी ही गलती है। वह शर्म से लाल पड़ गई और अपने होठों को हल्के से काट लिया। तभी आदि उसके और करीब झुकाया और बोला, वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसे मत काटो। अगर कुछ काटना ही है तो अपनी प्रॉपर्टी काट लो। कहते हुए उसने
अपने होठों पर उंगली फेरी। वो और भी ज़्यादा शर्मा गई और उसे देखकर खुद को काबू में रखना उसके लिए मुश्किल हो गया। उन दोनों की इस इशारों में चल रही रोमांटिक बातें गंगा ने गौर से देखी और अपनी सासू माँ की ओर आंखों से इशारा किया। दादी को भी समझ आ गया। उसके होठ हल्की मुस्कान में फैल गए। इधर सबके साथ बैठी कायल के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने उसे पढ़ते ही अपने होठ भींचे और हल्की सी मुस्कुराई। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी के आगे के पार्ट्स भी देखने हैं तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।